So we'll start with next question, question number 16. 1/4 of the disk of mass m is removed. If r be the radius of the disk, the new moment of inertia is. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, इजी है. हमारे पास एक डिस्क है, तो इमेजिन हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क है. ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर क्या होता है? क्या होता है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होता है? mr² बाय 2. ऐसा होता है कि नहीं? सही है. अगर मैं इस डिस्क को ऐसा इमेजिन करूं, तो इस डिस्क में कितने क्वार्टर है? 4. इन 4 में से एक को निकाल लिया. देखो, एक को निकाला ना. इफ 1 इज रिमूव्ड, कितना निकाल दिए? 1. तो बचे कितने? 3. तो ये जो डिस्क होगा ना, ये डिस्क आपको ऐसा दिखेगा. तो द डिस्क विल appear to you something like this. ऐसा डिस्क बन जाएगा वो. तो उसमें बचा सिर्फ 3 क्वार्टर. गुड. आपको पूछा है ये इतना जो बचा हुआ डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस बताओ. अगर ये टोटल डिस्क का मास m था और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया m/4, ये भी हो गया m/4, ये भी हो गया m/4 और ये भी हो गया m/4, है ना. अगर एक 4 किलो का होता तो एक और एक m होता तो m/4 उसमें से एक निकाल दिया तो बचा हुआ कितना है? 3m/4. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश अबाउट सेम एक्सिस क्या आएगा? m डैश r²/2. सिर्फ मास कम हो गया ना, एक्सिस तो सेम है, सिर्फ मास कम हो गया. तो m डैश कितना आएगा? 3m/4 r²/2. तो कितना हो गया? 3/8 mr². तो 3/8 mr² है ना ऑप्शन में, है क्या? 3/8 mr², ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. A thin uniform rod AB of mass m and length L. एक thin uniform rod है, उसका मास m है, लेंथ L है, इज हिंज्ड. हिंज्ड पता है आपको? हिंज्ड मतलब जैसे दरवाजे के हिंजेस होते हैं ना, बिजागरे, वैसा एक जगह पे उसको किला ठोक देना, उसको बोलते हैं हिंज करना. तो हिंज करना मतलब बेसिकली देखो, ये हिंजेस ही है ना, ये दिख रहा है ऊपर, ये किला ठोका हुआ है, तो दैट इज हिंजेस. तो हमने एक रॉड को हिंज कर दिया एट वन एंड. तो ये रॉड है, उसके एक एंड पे हिंज किया तो दूसरा एंड रोटेट हो सकता है, ऐसा बोला है. तो एट एंड ए टू द लेवल फ्लोर. ओके, टू द लेवल फ्लोर. ओके, गुड. इनिशियली it stands vertically and is allowed to fall freely to the floor in the vertical plane. The angular velocity of the rod when its end B strikes the floor is. Good. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिर्फ समझ में आना चाहिए क्या बोला है. एक यूनिफॉर्म रॉड है AB, उसका मास है m, लेंथ है L, उसको हमने हिंज कर दिया एंड A पे टू द लेवल फ्लोर. मतलब क्या? मतलब ऐसा, ये रॉड था AB, ये A पॉइंट है इधर और ये B पॉइंट है इधर, और A पे हमने हिंज किया टू द लेवल फ्लोर. मतलब ऐसा ग्राउंड है ना, ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है. तो इस रॉड को हमने, कहाँ गया रॉड? ये रहा रॉड. अब मान लो ये जो बोर्ड का तुमको पट्टी दिख रहा है ना, ये ग्राउंड है, ये ऊपर वाला B पॉइंट है और नीचे वाला A पॉइंट. तो A पॉइंट पे ऐसे उसको हिंज कर दिया, और शुरू में वो वर्टिकल पोजीशन में था, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोला हुआ है, और उसको छोड़ दिया. छोड़ दोगे तो ये नीचे गिरेगा, तो B पॉइंट कहाँ जाके स्ट्राइक करेगा? ग्राउंड पे. ग्राउंड मतलब कौन? फ्लोर. तो ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि जब ये B एंड ग्राउंड पे जाके गिरेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ऐसा स्ट्राइक करेगा, तब उस इंस्टेंट पे क्या पूछा है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछा है.
गुड, सही है, क्वेश्चन समझ में आया। रॉड था, ए एंड बी एंड, ए एंड फ्लोर पे है, हिंज किया है, बी एंड फ्री है, छोड़ दिया, ऐसा जाके ग्राउंड पे फ्लोर पे जाके स्ट्राइक किया। तो जब स्ट्राइक किया तब उसका वेलोसिटी कितना था ऐसा आपसे पूछा है, बराबर। तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे? चलो मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। हाँ, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस सही बात है, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी ही होगा, लेकिन कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करेंगे। एक बात बताओ, ये एक पेन है, एक हाइट पे है, इसको पकड़ के रखा है, इसके पास कौन सा एनर्जी है और कौन सा नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक नहीं है। वेरी गुड। जब इसको छोड़ दूंगा तो नीचे आएगा तो हाइट कम होगा और स्पीड बढ़ते जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। और जब ये ग्राउंड पे जस्ट टच करेगा तो सारा एनर्जी होगा काइनेटिक और पोटेंशियल होगा जीरो। ये तुमने लीनियर मोशन के लिए इमेजिन किया, आप सेम इसके लिए इमेजिन करो। जब तुमने इसको वर्टिकली पकड़ के रखा है, मूव नहीं हो रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है, तो ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल। और जब ये यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा तो ओनली एनर्जी इज काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया और काइनेटिक एनर्जी का गेन हो गया। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही आता है ये। गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? mgh। वेरी गुड। लेकिन h मतलब क्या? लेंथ कितना दिया है? l, बराबर। तो h मतलब कितना ले लूं मैं, हाइट कितना ले लूं? l। नहीं लेना है। क्यों? पहले तो एक बात बताओ मेरे को, ये रॉड रोटेट हुआ क्या? रोटेट, यस। रोटेशन के लिए क्या लगता है? टॉर्क के लिए क्या लगता है? फोर्स कहां से आया? कौन से फोर्स से रोटेट हुआ? ये ग्रेविटेशनल। और ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। कहाँ एक्ट करता है? सेंटर ऑफ मास। तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर होता है। तो हाइट जो है ना, हाइट वो होगी L/2। तो याद रखना आप। तो mgh इक्वल टू क्या लिखूं? हाफ mv²। नहीं लिखना है, रोटेशनल मोशन है, हाफ I ω²। ओके, वेरी गुड। mgh h इज L/2 हाफ I। अभी देखो ऐसा है, पहले देख लो अच्छे से, तुमको आंसर इन टर्म्स ऑफ I दिया है क्या? नहीं, इन टर्म्स ऑफ क्या दिया है? L। ये रॉड रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स वन एंड। तो याद है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड? याद है? याद नहीं है? याद होना चाहिए था। ml²/3। The moment of inertia of rod about one end is ml²/3. Moment of inertia of rod about center is ml²/12। बताया था ना मैंने? अरे हमने किया है क्लास में। किया है क्या? कब किया बताया? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद में। तो अभी नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। That is okay if you don't remember now, but that will not be okay if you don't remember in exam। ये रॉड है, अगर रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऐसा रोटेट हो रहा है ना, ये होता है इनर्शिया ml²/12। ml², अगर अबाउट वन एंड रोटेट हुआ तो ये होता है ml²/3। तो हमारा रॉड कहाँ पे पिवोट किया? एक एंड पे, तो रोटेशन अबाउट वन एंड होगा, तो ml²/3। वेरी गुड। ml²/3 लिखेंगे और साथ में हम लोग ω² भी लिखेंगे। फिर हम m और 2 को कैंसिल कर देंगे, एक l और एक l को भी कैंसिल कर देंगे, तो हमको ω² मिल जाएगा 3g, बराबर 3g अपॉन l। तो ओमेगा आ जाएगा √3g/l। √3g/l मतलब 3g/l का पावर हाफ, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर
ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर। तो आपको ऐसा पूछा है कि एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, उसका डेंसिटी रो है और रेडियस आर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर बताओ। तो याद है कि आपको मैंने हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था अबाउट एनी डायमीटर, याद है? याद है? याद है क्या? भूल गया सब कुछ? याद नहीं अब कुछ? याद होना चाहिए ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr²। और हॉलो स्फीयर का क्या था? 2/3 mr²। अगर बेसिक्स नहीं याद होंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, हो गया। अभी आपका पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है डेंसिटी 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 डेंसिटी, तो डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए और मास नहीं चाहिए, मास नहीं चाहिए, ठीक है। और एक चीज याद रखना, डेंसिटी के टर्म में लाना है। व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज डेंसिटी बाय द वे? मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। I इक्वल टू 2/5m, लेकिन m क्या आ गया? 4/3 πr³ रो, ये आ गया रो, ये आ गया मास, और वापस से r का स्क्वायर, सही है। 8/15, सही है। πr⁵ रो। पर ऐसा तो आंसर है नहीं, तो क्या करेंगे? r⁵ रो तो आ गया, लेकिन देखो ना, r⁵ रो आ गया, बट बाकी तो नहीं मिल रहा। तो बताओ क्या गड़बड़ हो गई? कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। पाई की वैल्यू, वेरी गुड, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई नहीं है, बस उतना ही है। तो पाई की वैल्यू 22/7, तो 8/15 22/7 r⁵ रो। 22 8 जा कितना होता है पता है? 220 में से 44 माइनस कर लो, 176 176/105, तो ये आ गया 176/105 r⁵ इंटू रो। हो गया, ऑप्शन सी खत्म। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। A thin wire of length L and mass m is bent in the form of a semicircle। हमारे पास एक थिन वायर था जिसका लेंथ था L, उसको बेंड कर दिया सेमी सर्कल में, लेंथ को सेमी सर्कल बना दिया। अगर लेंथ को पूरा रिंग बनाते, पूरा सर्कल बनाते, तो लेंथ होता 2πr। कितना होता? क्योंकि तुम्हारे पास एक वायर है, तुमने उसको सर्कल बना दिया, तो लेंथ क्या बन गया? 2πr। यहाँ पे लेंथ को क्या बनाया है? आधा सर्कल, तो लेंथ कितना हो गया? πr। वेरी गुड। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ज्वाइनिंग द फ्री एंड्स। मतलब ऐसा है, ये था वायर, इसको बना दिया ऐसा। अब आपको बोला है कि इसके जो फ्री एंड्स है, फ्री एंड्स मतलब ये एक एंड फ्री है और दूसरा एंड ऊपर है, वो फ्री है। इन दोनों के अबाउट, इन दोनों एंड्स के अबाउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा पूछा है। सही है, क्वेश्चन समझ में आया ना? इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जॉइनिंग द फ्री एंड्स। तो एक्सिस यहां से पास हो रहा है, ये एक्सिस तुमको कैसा दिख रहा है? अगर मैं रिंग पूरा कर लेता तो ये एक्सिस कैसा दिखता? डायामीटर, वेरी गुड। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर ऑफ अ रिंग? mr²/4 कैसे? mr²/2 होता है ना डायमीटर का, भूल गए? ID = IC/2। रिंग का IC क्या होता है? mr²। तो mr²/2 रिंग है, डिस्क नहीं है, ये क्या है? रिंग है। क्या ये? रिंग है। अब
ये जो लेंथ था, लेंथ तुमको आंसर इन टर्म्स ऑफ लेंथ है। ये जो लेंथ था, इस लेंथ को मैंने क्या बना दिया, पाई आर, वेयर आर इज रेडियस। तो बट व्हाट आई नो इज, हमको क्या पता है, हमको पता ये है कि लेंथ क्या है पाई आर, और आर क्या है एल बाय पाई। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि आंसर जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ है, आर नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 I इक्वल टू m by 2 r by 2 का स्क्वायर, तो l by 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, कितना हो गया, हाँ पाई है ना, पाई नॉट 2, पाई, चलो ठीक है पाई। तो क्या आएगा ml स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर। दिख रहा है क्या, नहीं? तो नन ऑफ दिस। ml स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर दिख गया, लेकिन ml स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर नहीं है, तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन एक्चुअली JEE के लिए भी आया है। तो अभी क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा लेवल इसका ज़्यादा है, लेकिन मैं शॉर्टकट करके बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा आपको, ऐसे ट्रिक याद रखना है उसको। 2 particles of masses m1 and m2 are connected by a rigid massless rod of length r। हमारे पास 2 मासेस है m1 and m2, वो एक रिजिड रॉड है जो मासलेस है, उसके 2 एंड्स पे है, आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ आर टू कॉन्स्टिट्यूट अ डंबल विच इज फ्री टू मूव इन अ प्लेन। तो क्वेश्चन में अब तक जो हमने पढ़ा उसमें ऐसा बोला है कि एक मासलेस रॉड है, इस रॉड का लेंथ कितना है आर, इसके 2 एंड्स पे क्या है पार्टिकल्स है m1 और m2 मास के, और ये डंबल जैसा दिख रहा है, ये डंबल जैसा, यस। तो वही बोला है to constitute a dumbbell which is free to move in the plane. The moment of inertia of this dumbbell about an axis perpendicular to the plane passing through the center. Moment of inertia of the dumbbell about an axis perpendicular to the plane and passing through the center. बराबर। अब सेंटर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, देखो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। सेंटर और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम चीज नहीं होते। अगर दोनों मासेस सेम होते ना, m1 m2 सेम होता, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर सेम होते, मतलब रॉड का सेंटर ही क्या है, सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास जिसको पता नहीं, उसके लिए सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा इमेजिन करते हैं। अब वो क्यों करते हैं उसके पीछे भी रीजन है, चलो मैं बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। नॉर्मली क्या है कि जब आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करते हो तो आप बोलते हो एवरी पार्टिकल रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं, सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए। पूरा मास का होना चाहिए पॉइंट में। फिर हम बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग गया तो क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होगा मतलब क्या होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे 2 चीजें थी, अगर मैं पार्टिकल बोलता हूँ तो मुझे पता है फोर्स कहाँ लग रहा है, पार्टिकल पे लग रहा है, और एक्सेलरेशन किसका हो रहा है, पार्टिकल का हो रहा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जब तुम बोलते हो कि एक पार्टिकल का स्टेट चेंज नहीं होगा जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता, पार्टिकल पे बोल रहे हो तुम, ऑब्जेक्ट पे नहीं बोल रहे हो। अगर उसी पार्टिकल पे फोर्स लगा दिया तो उस पार्टिकल का क्या होगा, एक्सेशन। तो मुझे बताओ कि फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, पार्टिकल पे, एक्सेशन किसका हो रहा है, पार्टिकल का। लेकिन अगर मैं एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट ले लिया इन द शेप ऑफ अ बॉल, इस पे फोर्स लगा दिया मैंने। अब प्रॉब्लम यह है कि फोर्स तो एक पॉइंट पे लगता है ना, ये तो पूरा बॉडी है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर जगह पे होगा। तो अभी क्वेश्चन ये था कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे फोर्स लगा। दूसरा, फोर्स लगने के बाद क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो किस पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये 2 कंफ्यूजन है। जब आप बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो फोर्स कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है पता नहीं,
एक्शन किसका हो रहा है वही पता नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम इस पूरे बॉडी के मास को एक सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, और उस सिंगल पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, राइट। नॉर्मली सेंटर ऑफ मास होता है ज्योमेट्रिक सेंटर पे। ज्योमेट्रिक सेंटर पे क्यों? अगर बॉडी है जैसे कि डिस्क है या स्फीयर है, तो डिस्क या स्फीयर के केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? सेंटर पे। बट अगर ऐसा शेप नहीं है, सपोज ऐसा शेप है, या फिर मैं मान लेता हूं कोई और शेप है, तो लेट अस टेक एग्जाम्पल के लिए ऐसा शेप है, तो जिस साइड पे मास ज्यादा है उस तरफ सेंटर ऑफ मास होता है। अब अगर मेरे पास एक की जगह पे दो ऑब्जेक्ट्स है, इमेजिन मेरे पास एक की जगह पे दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है, दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है, लेकिन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता है कहां पे है? एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स। मतलब इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उसके सेंटर पे आता है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। कहां पे आता है? उसके सेंटर पे। तो अगर दोनों मासेस सेम होते तो सेंटर कहां होता? सेंटर ऑफ मास कहां होता? सेंटर पे। किस सेंटर पे? एट द सेंटर ऑफ, या तो एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स, बराबर। अगर दोनों में से एक मास ज्यादा हो गया तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहां से कम है? ज्यादा मास से। कहां से ज्यादा है? छोटे मास से। क्लियर यहां तक? उठ जाओ, ध्यान दो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ध्यान दो, बराबर। अगर मासेस सेम बोले होते तो सेंटर ऑफ मास कहां से पास होता? सेंटर से होता। मासेस सेम बोले है क्या? नहीं। तो अभी ये सेंटर से तो पास नहीं होगा, कहीं और से होगा, कहीं से तो होगा। अब जहां से भी होगा उसको मैं यहां से x1 बोल देता हूं, यहां से मैं बोल देता हूं x2। क्या बोलूंगा? x1 और x2। ओके, सही है, गुड। तो आपको पूछा था सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इस सिस्टम में कौन कौन है? दो मासेस है, m1 m2, और कौन है? रॉड। लेकिन रॉड मासलेस है, तो जिसका मास नहीं हो उसका इनर्शिया होता है क्या? नहीं। तो रॉड का तो नहीं है। तो सिस्टम का अगर मुझे इनर्शिया निकालना है तो मुझे पहले मास का और मुझे दूसरे मास का इनर्शिया निकाल क्या करना है? ऐड करना है, बराबर, क्योंकि दो ही मास है सिस्टम में। लेकिन इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था याद है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो m1 x1 स्क्वायर, और दूसरे का क्या आएगा इनर्शिया? m2 x2 स्क्वायर, क्योंकि इनर्शिया का डेफिनेशन है ये, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या आता है ना, x1 फाइंड करना और x2 फाइंड करना, इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, और अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, ट्रिक पता है, तो 0 स्टेप्स है। मैं बताता हूँ आपको कैसे फाइंड करना। अब ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। x1 डिस्टेंस कहाँ से है? m1। m1 छोड़ दो, उसके सामने कौन है? देखो कौन है? m2। तो x1 फाइंड करते वक्त सामने कौन है वो देखो, कितना दूर है वो देखो, कितना दूर है? नहीं, m1 से कितना दूर है? हाँ, मतलब क्या? r अपॉन टोटल मास, m1 प्लस m2। ऐसा x1 मिलता है, और x2 भी ऐसा ही मिलता है। x2 डिस्टेंस कहां से है? m2 से, बराबर। तो m2 छोड़ दो, सामने कौन है वो देखो। वेरी गुड। कितना दूर है? r। तो m1 r अपॉन m1 प्लस m2। अभी ये यहां सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा I1 इक्वल टू m1 x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर मतलब m2 r अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और यहाँ x सब्स्टिट्यूट कर दो तो I2 इक्वल टू m2, व्हाट इज x2? m1 r अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था
I1 प्लस I2, और I1 तुम्हारा क्या आया, M1 M2 स्क्वायर R स्क्वायर, लिख सकता हो क्या ऐसा, हाँ, अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर, प्लस I2 क्या आया, M2 M1 स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर, बराबर। क्या कॉमन निकला, M1 M2 R स्क्वायर आ गया ना, देखो इसमें M1 है M2 है, इसमें M1 है M2 है और R स्क्वायर भी है, तो M1 M2 R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। M1 गया, यस, M2 दो थे, उसमें से कितना गया, एक, तो एक बचा। इधर M1 दो थे, स्क्वायर था ना, एक गया तो एक बचा। M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 ये हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, M1 M2 R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2, ऑप्शन ए, M1 M2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके टेक्स्ट बुक के एक क्वेश्चन जैसा ही है, सिमिलर है, याद होगा तो हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज अलग थे वहां पे। टू स्पीयर्स ईच ऑफ मास m, दो स्पीयर है, दोनों का मास m है और रेडियस r/2 है, आर कनेक्टेड विद अ मासलेस रॉड, मासलेस रॉड से कनेक्ट कर लिया, ऑफ लेंथ 2r, तो इसका लेंथ जो है रॉड का वो 2r है। What will be the moment of inertia of the system about an axis passing through the center of one of the spheres? Good. And perpendicular to the rod. Very good. अच्छा क्वेश्चन है। हमने ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन जो हमने आपके स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया था उसमें एक्सिस सेंटर से पास होता था, यहाँ पे वैसा नहीं है। तो अभी ठीक है, ऐसा है, गुड। मास कितना है, मास कितना है m, इसका भी कितना है m, रेडियस कितना है, रेडियस r/2, याद रखना r/2। चलो मैं इधर दिखा देता हूँ, r/2, ये भी r/2, तो रेडियस r/2 है, इसका भी और इसका भी, और दोनों में डिस्टेंस कितना है 2r, डिस्टेंस इज 2r, और एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्पीयर्स, तो सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्पीयर्स एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, मतलब यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। और आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो पहली बात, सिस्टम में दो स्पीयर हैं, एक रॉड है, रॉड का मास नहीं है, तो इनर्शिया रॉड का आएगा क्या, नहीं, तो इनर्शिया सिस्टम में, टोटल इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कहाँ से आएगा, पहले स्पीयर से और दूसरे स्पीयर से, तो I1 प्लस I2। अब I1 फाइंड करना डिफिकल्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, पहले के सेंटर से, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पहले स्पीयर का डायामीटर है। देखो फिजिक्स में इमेजिनेशन तो लगेगा यार, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कुछ है नहीं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने के लिए, तो आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। पहला स्पीयर, दूसरा स्पीयर, पहला स्पीयर उसके सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, तो जब सिस्टम घूमेगा तो जो पहला स्पीयर है वो उसके डायमीटर के अबाउट घूमेगा, बराबर। दूसरा स्पीयर दूर है, इट इज लाइक अर्थ मून सिस्टम, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है और मून अर्थ के अबाउट रोटेट होता है, तो वैसा ही सिस्टम है। तो पहले स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 2/5 mr स्क्वायर, इधर गलती कर दी तुमने, mr/2 स्क्वायर। तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ गलती नहीं करने के लिए, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो एक काम करना, ये r/2 था ना रेडियस, इसको r' बोल दो, तो mr' स्क्वायर, और आखिरी में r' को r/2 आखिरी में कर लेंगे। क्लियर है तक, पक्का, श्योर। अब जो सेकेंड वाला स्पीयर है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, बराबर। मैं काम करता हूं, मैं यहां पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। ये दोनों एक्सिस कैसे है, पैरेलल, वेरी गुड। तो कौन सा थ्योरम, तो I2 विल बी इक्वल टू ये जो एक्सिस है
second sphere is rotating about this axis, तो I2 will be equal to क्या आएगा? अरे व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? IC, तो ये वाला एक्सिस IC ऐसा हो गया ना, ये एक्सिस IC हुआ कि नहीं? IC मतलब इस केस में कौन? सेम, क्या? 2/5 mr'²। ये जो एक्सिस है ये IC है, IC यहाँ पे ID है और ID यहाँ पे 2/5 mr² है, बराबर, राइट, प्लस mh², लेकिन h कितना है यहाँ पे? 2r, तो I2 विल बी इक्वल टू 2/5 mr' प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर। तो I2 इज इक्वल टू 2/5 mr' प्लस 4mr²। तो पूरे सिस्टम का इनर्शिया I1 प्लस I2, I1 कितना था? 2/5 mr², और I2 में भी पहला टर्म क्या है? 2/5 mr² प्लस कितना? 4mr², तो दो बार आ गया, तो 2 इंटू 2/5 mr² प्लस 4mr², तो 2 इंटू 2/5 r' कितना है? r/2 है, तो r²/4, सही है, ओके, प्लस 4mr², कैंसिल और कैंसिल, है ना, तो कितना हो गया? mr²/5, उसमें से mr² निकाल लिया कॉमन, तो 1/5 प्लस 4, तो कितना आ गया? ये 21 mr²/5, तो 21 mr²/5 ऑप्शन में है ना, ऑप्शन ए, हो गया, खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 rods each of length L, 3 रॉड है, तीनों का लेंथ L है एंड मास M are placed along X, Y and Z axis, good, in such a way that one end of each rod is at the origin, सही है। The moment of inertia of the system about axis is, जब तक ये बताएंगे नहीं कौन सा एक्सिस, तो क्वेश्चन सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल है। वैसे मैं बताऊँ, कोई भी एक्सिस बोला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अबाउट एक्स एक्सिस बोला हो, अबाउट वाई एक्सिस बोला हो या अबाउट जेड एक्सिस बोला हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये अबाउट एक्स एक्सिस बोला होगा। क्यों फर्क नहीं पड़ता बताता हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हमको क्वेश्चन ऐसा ही है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, 3 रॉड है, तीनों का लेंथ कितना है? कितना है? L, मास कितना है? M, कैसे रखा है? एक को x के अलॉन्ग, एक को y के अलॉन्ग, एक को z के अलॉन्ग, ओके, in such a way that one end of each rod is at the origin, moment of inertia of the system about some axis is। तो एक काम करते हैं ना, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। तो ये x एक्सिस आ गया, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है यहाँ पे। देन उसके बाद ये एक रॉड, उसके बाद यहाँ पे दूसरा रॉड, ये दूसरा रॉड आ गया और एक तीसरा रॉड, तो ऐसा रखा है। अब आपको पूछा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले लो। अगर इमेजिन अगर बोला होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो तुम्हारा एक्सियल रोटेशन यहाँ से पास होता ना? पक्का पक्का, वेरी गुड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रॉड अबाउट वन एंड क्या होता है? ml²/12, बराबर। लेकिन जो ये रॉड है जो एक्स एक्सिस के अबाउट रखा है, एक्सिस तो उसी में से पास हो रहा है, तो डिस्टेंस कितना है उसका? 0। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया उस रॉड का कितना है? 0। मैं आपके सिर्फ कन्वीनियंस के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रॉड नंबर 1 बोलता हूँ, इसको रॉड नंबर 2 बोलता हूँ, इसको रॉड नंबर 3 बोल देता हूँ। अब एक बात बताओ, अगर एक्सिस ऐसा पास हो रहा होता तो I1, I2 और I3 में से कौन 0 होता?
I1, वेरी गुड। I2 और I3 की वैल्यू सेम होती है क्योंकि दोनों रोटेट होंगे अबाउट वन एंड। अगर एक्सिस ऐसा पास हो रहा होता तो कौन जीरो होता? I2 और I1 और I3 की वैल्यू सेम होती। अगर एक्सिस यहां से पास हो रहा होता तो हाँ, तो तीनों केसेस में कोई तो एक जीरो होने वाला है, बराबर, और बाकी दो सेम रहने वाले हैं। इसके लिए इस क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि कौन से एक्सिस से बोला, प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता। तो टोटल सिस्टम का इनर्शिया क्या आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, उसमें से I1 हो जाएगा जीरो। I2 सेकेंड रॉड ये रोटेट हो रहा है अबाउट वन एंड। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड? याद है क्या? ml स्क्वायर बाय 3, और I3 भी क्या है? ml स्क्वायर बाय 3। तो दो बार ml स्क्वायर बाय 3 आ गया ना, तो 2ml स्क्वायर बाय 3, ऑप्शन नंबर बी। डन। हो गया? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर यहां ध्यान दोगे तो 4 thin rods of same mass m and length l form a square as shown in figure। तो 4 थिन रॉड थे, मास m था, लेंथ l था, उन्होंने एक स्क्वायर बना लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर O, वेरी गुड, थ्रू सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज। तो सिंपल है, अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम अच्छे से याद है तो बहुत सिंपल है। ये एक रॉड है, एक रॉड है, ये एक रॉड, ये दूसरा रॉड है, फिर यहां पे तीसरा रॉड लगा दिया और यहां पे चौथा रॉड लगा दिया, बन गया स्क्वायर। आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, इस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है अबाउट अ पॉइंट पासिंग थ्रू सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बराबर, गुड। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करो, ये 4 रॉड है ना, किसी भी एक रॉड के सेंटर पे एक पॉइंट इमेजिन कर लो, किसी भी एक, इन्होंने वैसे दिया ही है, नहीं दिया मैं मान लेता हूं, कहीं भी मान लो, चलो यहां मान लेते हैं, ये P पॉइंट है, ठीक है। तो P पॉइंट अगर एक्सिस P से पास हो रहा होता, P से पास हो रहा होता, तो इट इज अ रॉड रोटेटिंग अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। याद है कि हमने ये थ्योरी में देखा था, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट सेंटर परपेंडिकुलर टू द लेंथ? ml स्क्वायर बाय 12। तो अगर P पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा होता तो लिख देता हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P इज ml स्क्वायर बाय 12। सही बात, सही है, लेकिन सिस्टम रोटेट हो रहा है अबाउट सेंटर, बराबर। तो P से आने वाला एक्सिस और O से आने वाला एक्सिस कैसा है? पैरेलल है, और कितने डिस्टेंस पे है? L/2। क्यों? क्योंकि लेंथ कितना है, तो ये कितना हो गया? L/2। तो O के अबाउट कैसे फाइंड करोगे? IO इक्वल टू IP प्लस MH स्क्वायर। IP कितना है? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस MH, H कितना है? वेरी गुड, तो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4, ओके।
ml² 4 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, यहाँ पे बचा 1/3 क्योंकि 4 12 प्लस 1 कितना हो गया 4/3 कितना हो गया 4/3 तो कितना हो गया ml²/3 सही है बराबर है सही है। लेकिन आंसर सही नहीं है, क्यों नहीं है? ये तुमने एक रॉड का निकाला, सिस्टम में 4 रॉड है, तो मैं दूसरे रॉड का भी निकालता तो भी इतना ही आता, तीसरे का निकालता फिर भी यही मिलता, तो इंटू 4। तो पूरे सिस्टम का करने जाओगे तो इंटू 4 कर लोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ IO, तो 4 टाइम्स ऑफ ml²/3, तो 4 ml²/3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 2 डिस्क ऑफ सेम मटेरियल सेम है एंड थिकनेस हैव रेडियाई 0.2 मीटर एंड 0.6 मीटर। एक का रेडियस 0.2 एक का 0.6, देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस विल बी इन द रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोला है 2 डिस्क है, उसके इनर्शिया का रेशियो बताओ अबाउट देयर एक्सिस। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस? mr²/2। यहाँ तक क्लियर? पक्का श्योर? क्या करेंगे बताओ, बोलो। I प्रोपोर्शनल टू r², ठीक। तो I1/I2 इज R1/R2 का स्क्वायर। R1 कितना है 0.2, R2 कितना है 0.6, तो 0.2 0.6 1/3, उसका स्क्वायर 1/9, 0 मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं करना। देखो थोड़ा क्वेश्चन अगर पढ़ रहे होते, थिकनेस सेम है, रेडियस अलग है, मतलब एक छोटा डिस्क है एक बड़ा डिस्क है, मटेरियल सेम है। अब तुम खुद सोचो ना, मैंने 2 डिस्क बना लिए, दोनों आयन के, मान लो थिकनेस दोनों का सेम है, एक छोटा डिस्क है एक बड़ा डिस्क है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो मास सेम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो तुमने मास को कांस्टेंट कैसे माना? तो फिर क्या करेंगे? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब प्रॉब्लम क्या आता है ना, डिस्क का वॉल्यूम नहीं निकालते आता। क्यों नहीं निकालते आता? क्योंकि इमेजिन नहीं करते हो। तो देखते हैं डिस्क का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखते हैं। मान लो ये डिस्क है, दिख रहा है ना डिस्क जैसा, यस है ना। मान लो ये डिस्क है, ये उसका थिकनेस है, ये उसका एरिया है, एरिया। तो मुझे बताओ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्क? और एरिया इंटू थिकनेस, तो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इट इज एरिया इंटू थिकनेस, और डेंसिटी तो था ही। बराबर यहाँ तक? पक्का? ओके गुड। तो मास इक्वल टू एरिया क्या होगा? πr² t इंटू रो। सही है, बराबर है ना? अरे मैं बराबर तो बोल रहा हूं, तुम हाँ नहीं कुछ बोलते नहीं। बराबर है क्या? हाँ, वेरी गुड, सही है। तो इनर्शिया क्या बन जाएगा? mr²/2 था, तो m क्या आया? πr² t/2 इंटू r²। अब पाई कांस्टेंट, थिकनेस कांस्टेंट, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोला है थिकनेस सेम है, बोला है ना, सेम थिकनेस, मटेरियल सेम है, डेंसिटी भी सेम है, 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो I डिपेंड सिर्फ किस पे करेगा? r⁴ पे, r⁴ पे। तो I1/I2 क्या आएगा? R1/R2⁴, और R1 0.2, R2 0.6, मतलब 1/3⁴। 1/3⁴ इज 1/81, क्योंकि 3⁴ मतलब 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, उसका स्क्वायर 81, तो 1/81, 1/81 है क्या? ऑप्शन ए। अभी ये टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना सॉल्व ऐसा? हाँ, अभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हमारा हो गया है, तो फिर अभी मैं इसको करूंगा स्किप, क्योंकि हो गया ऑप्शन ए ml² अपॉन 2π²।
अभी तो थोड़ा टाइम पहले तो किया था क्वेश्चन नंबर 25 से, उधर नन ऑफ दिस था ऑप्शन, यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन ए। फिर भी तुम देख लेना क्योंकि अभी मैं नहीं सॉल्व करने वाला इसको, ऑलरेडी हो गया, क्या सॉल्व करेंगे। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज एब्सेंट, ये तो हमने देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज कंजर्व्ड इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क इज एब्सेंट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी आते हैं, सीईटी में तो आते ही है। देखो क्या बोला है पहले, राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एक राउंड डिस्क है, अब डिस्क कैसे दिखता है तो अभी पता लग गया तुमको डिस्क कैसा होता है। ओके, वो तो पता ही था तुमको। इनर्शिया कितना दिया हुआ है 1.5 अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब इट्स ओन एक्सिस, इट्स ओन एक्सिस। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस, mr²/2, लेकिन दिया है हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क, तो ये जो डिस्क है इसको दूसरे डिस्क के ऊपर रख दिया और उस डिस्क का इनर्शिया कितना था 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 12 रेडियन पर सेकेंड। तो जो दूसरा डिस्क है वो रोटेट हो रहा था ऑलरेडी, कितने स्पीड से 12 रेडियन पर सेकेंड, अबाउट द सेम एक्सिस। द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क इज, चलो मैं बता देता हूं वापस, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे बात हो रही है दो डिस्क की, ये मान लेता हूं मैं पहला डिस्क है, पहला डिस्क ये उसका एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका I1 है जिसकी वैल्यू 1.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। ओके, हमारे पास और एक डिस्क है, हमारे पास और एक डिस्क है, और ये जो दूसरा डिस्क है ये भी रोटेटिंग है, लेकिन इसका इनर्शिया 0.5 है और इसका आपको एंगुलर स्पीड भी दिया है। ओके, तो पहले ये दोनों अलग अलग थे, कंबाइंड नहीं थे, तो पहले ज्वाइन करने से पहले इसका इनर्शिया I1 लेकिन ω1 0, इसका इनर्शिया I2 कितना है 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, लेकिन ω2 कितना दिया हुआ है 12 रेडियन पर सेकेंड। ये ऑलरेडी रोटेटिंग था, ये रोटेट नहीं हो रहा था क्योंकि इनिशियल स्पीड बताया नहीं है। इनर्शिया फिर भी होता है रोटेट, अगर अभी जैसे इनर्शिया लीनियर मोशन में क्या होता है मास, व्हाट इज इनर्शिया इन लीनियर मोशन, मास। अभी ऐसा होता है कि बॉडी मूव होगा तो ही मास होगा, होता है क्या ऐसा, फिर तो तुम्हारा मास होना ही नहीं चाहिए था, है ना तुम्हारा मास। हाँ, वैसे इसका भी इनर्शिया है, रोटेट हो या नहीं हो। ओके, याद रहेगा। अब ऐसा किया हमने कैसा किया, अब हमने ऐसा किया कि ये जो दोनों थे ना, दोनों इसको कर दिया ज्वाइन, एक के ऊपर दूसरा, और अभी सिस्टम रोटेट हो रहा है अबाउट द सेम एक्सिस। ओके, अभी ऊपर वाले डिस्क का था I1, दूसरे का था I2, तो दोनों का मिला के कितना हो गया I1 प्लस I2। अभी दोनों मिलके घूम रहे हैं ओमेगा फाइनल। और ऐसा है ना, कुछ टाइम तुम सिर्फ ऑप्शन देख के भी बता सकते हो, वैसे यहाँ पे तो सारे ऑप्शन 12 से कम है, लेकिन याद रखना पहले एक ही बॉडी घूम रही थी उसके ऊपर दूसरा रख दिया तो स्लो होगा कि नहीं होगा ना स्लो। तुम साइकिल चला रहे थे अकेले, पीछे से दोस्त आके बैठ गया, तो स्पीड कम होगा कि नहीं, तो वही केस है, सिर्फ ये घूमने वाला केस है। ओके, तो अभी इसका ओमेगा फाइनल है वेलोसिटी। ऐसे केसेस में हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में पहले बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, पहले बॉडी का इनिशियल और दूसरे बॉडी का इनिशियल, फाइनल में पहले का फाइनल। ऐसा तो करेंगे नहीं हम लोग, नहीं करेंगे, छोड़ो, बताता हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ। जो पहला बॉडी था ये रोटेट हो रहा था क्या, नहीं, तो उसका 0 आ गया, रोटेट कौन हो रहा था सेकेंड, तो I2 ω2, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है I ओमेगा। अब जब तुमने दोनों को ज्वाइन कर दिया दोनों को कर दिया ज्वाइन, I क्या बन गया I1 प्लस I2, है ना, ज्वाइन कर दिया तो 2 हो गए ना, तो I1 प्लस
I2 इंटू ओमेगा फाइनल, थोड़े ओमेगा फाइनल I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। I2 की वैल्यू क्या थी 0.5, ओमेगा 2 कितना था 12, I1 कितना है 1.5 और ये कितना है 0.5, तो ये आ गया 0.5 इंटू 12 मतलब 6 और नीचे कितना है 2, तो कितना हो गया 3, तो 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन सी। So that's it for today.